नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 30 दिसंबर 2020 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। Question number 1. Recently, the Assam government on Monday tabled a bill in the assembly to convert all state-run madrasas into regular schools. Consider the following statements regarding madrasas education, which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली। स्टेटमेंट 2 जो है गलत है। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में चलते हैं दोस्तों आसाम गवर्नमेंट ने जो बिल पेश किया है स्टेट एंड मदरसास को क्लोज करने के लिए, ये वाली न्यूज़ जो है हर्षित सर ने सुबह करंट अफेयर्स वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका है। मैं आपको जो बताने वाला हूँ कुछ अलग बात है दोस्तों। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया था इसको ही लेके। क्या था? देखो दोस्तों, हम सबको पता है आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को ऐसे पावर दिया हुआ है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करने का। ये अधिकार तो है माइनॉरिटीज के पास, पर स्टेट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला स्टेट के पास भी कुछ राइट्स है टू इंट्रोड्यूस ए रेगुलेटरी रेजिम। अगर उन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ कंट्रोल लाना है, कुछ रेगुलेशंस लाना है तो वो स्टेट कर सकता है। ऐसा नहीं कि आर्टिकल 30 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिया है माइनॉरिटीज को, इसके हिसाब से जो चाहे वो कर सकता है। स्टेट के पास भी कुछ पावर्स रहेगा। पावर्स इन द सेंस, जब टीचर्स को अपॉइंट करते हैं तो स्टेट ये इंश्योर कर सकता है कि वेल क्वालिफाइड टीचर्स ही अपॉइंट हो रहा है। इस तरह के रेगुलेशंस लाने में प्रॉब्लम नहीं है अगर वो रेगुलेशंस नेशनल इंटरेस्ट को लेते हैं। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग था। जजमेंट हेल्ड दैट रेगुलेटरी लॉ शुड बी अ बैलेंस ऑफ द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स का बैलेंस होना चाहिए। बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये है इनकी राइट्स को प्रिजर्व करो माइनॉरिटीज का, है कि नहीं? पर एट द सेम टाइम और एक ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस ऑफ एजुकेशन। जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे जो बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई है उसमें एक्सेलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन जो चाहे वही टीचर्स को अपॉइंट किया और वो टीचर्स वेल क्वालिफाइड ना हो। तब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है? इनके अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर कर सकता है। स्टेट ये इंश्योर कर सकता है जो टीचर्स अपॉइंट हो रहा है वो वेल क्वालिफाइड हो। वेल क्वालिफाइड होने से क्या होगा? बच्चों की एजुकेशन जो है वो एक्सेलेंस में होगा। एट द सेम टाइम आर्टिकल 30 के हिसाब से जो भी राइट दिया हुआ है वो भी प्रिजर्व होगा। ठीक है, तो कोर्ट ने ये बोला ये दोनों जो है थोड़ा बैलेंस कर लो आप लोग, राइट? तो हमारा आंसर ओनली वन है। स्टेटमेंट 2 क्या है? स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर और इम्पार्ट एनी रेगुलेटरी मैकेनिज्म लिखा है, ये गलत है दोस्तों। स्टेट इंटरफेयर कर सकता है एक हद तक। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रुथेनियम 106 विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चारों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं कि ये न्यूज़ में क्यों आया था। सुबह करंट अफेयर्स वाले वीडियो में हर्षित सर ने एक न्यूज़ कवर किया था दोस्तों। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई ने एक ऐसा टेक्निक डेवलप किया है आई कैंसर थेरापी के लिए। तो बेसिकली रुथेनियम 106 जो एक मेटल है ये यूज़ हो सकता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओक्यूलर ट्यूमर्स। ओक्यूलर ट्यूमर्स मतलब जो आँख में ट्यूमर होता है, इसको ट्रीट करने के लिए रुथेनियम 106 यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली रुथेनियम 106 का बहुत सारे यूज़ है दोस्तों। देखो, इट इज़ ए रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ रेयर हेवी मेटल रुथेनियम। रुथेनियम एक मेटल है, इसका रेडियो एक्टिव फॉर्म है रुथेनियम 106। ठीक है, विच इज़ ए प्लैटिनम ग्रुप मेटल सिमिलर टू प्लैटिनम। प्लैटिनम से मिलते हैं। अब देखो दोस्तों, व्हाट इज रुथेनियम? वेयर डज रुथेनियम 106 कम फ्रॉम? रुथेनियम 106 प्रोड्यूस फ्रॉम द फिशन और स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम 235। ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो यूरेनियम 235 जब फिशन होता है तब ये रुथेनियम 106 प्रोड्यूस होता है। कहाँ? न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स में, राइट? इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन फॉर कैंसर रेडिएशन थेरापी। तो बेसिकली रुथेनियम 106 का मेडिसिनल यूजेस है, ये रेडिएशन थेरापी में यूज़ होता है, स्पेशली फॉर आई एंड स्किन ट्यूमर्स। ठीक है, आई एंड स्किन ट्यूमर्स के लिए स्पेशली यूज़ होता है। एंड इट्स रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेट। देखो, इट्स यूज्ड इन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। तो बेसिकली आप यही जानिए कि पावर सैटेलाइट्स में जो जनरेटर्स थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होता है जो सैटेलाइट्स को पावर देता है उसमें भी ये जो रुथेनियम 106 का यूज़ होता है। तो हमें जो चारों स्टेटमेंट्स लिखा है चारों सही नज़र आ रहा है।
चारों स्टेटमेंट्स जो है बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 गलत है। देखते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि न्यूज़ में क्यों आया था। रिसेंटली टर्किश पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया कॉल्ड प्रिवेंटिंग फिनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये न्यूज़ ऑलरेडी कवर हो चुका है द्विवेदी सर से। द बिल वुड इंक्रीज द मॉनिटरिंग ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। तो बेसिकली दोस्तों 2019 में फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फिनेंसिंग के अगेंस्ट काम करते हैं, जो कंट्रीज इसको सपोर्ट करते हैं बेसिकली टेररिज्म को या मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करते हैं, अगर ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रहा है उस देश में तो उस देश को ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं FATF। एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसमें 37 मेंबर्स है ऑलरेडी। तो दोस्तों टर्की भी इस तरह ग्रे लिस्ट में आया था। तो टर्की को भी कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं FATF, मतलब आप ऐसे ऐसे काम करो ताकि आप लोगों को हम अपग्रेड करेंगे, ग्रे लिस्ट से ऊपर डालेंगे। तो टर्की को भी इस तरह की एक्शन लेना जरूरी है। इसलिए इस तरह की जो लॉज है ना, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोकना या टेररिज्म को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, इस तरह की लॉज जो है पास करते रहते हैं ताकि उनको लगे, FATF को लगे कि हम कुछ कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट, टेररिज्म के अगेंस्ट। अब देखो, द बिल वाज पास फॉलोइंग द 2019 रिपोर्ट ऑन टर्की प्रिपेयर्ड बाय इंटर गवर्नमेंटल बॉडी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखा 2019 में FATF ने एक रिपोर्ट तैयार किया था टर्की के अगेंस्ट, टर्की ठीक से कुछ काम नहीं कर रहा करके, इसलिए टर्की अभी कुछ एक्शन ले रहा है ताकि FATF की नज़र में थोड़ा अपग्रेड होने के लिए। अब देखो FATF के बारे में। FATF इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1989 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 ग्रुप ऑफ नेशंस ने इनिशिएटिव से FATF शुरू हुआ था। सेक्रेटरीट कहाँ पे? फ्रांस में है, पेरिस में। अब देखो आज ऑफ 2019 FATF में 37 मेंबर है। इंडिया 2006 में ऑब्जर्वर बना था। इसके बाद 2010 में इंडिया वाज टेकन एज द 34th कंट्री मेंबर। ठीक है, तो इंडिया ऑलरेडी मेंबर है FATF में फ्रॉम 2010। पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान कंटिन्यूज टू रिमेन ऑन द ग्रे लिस्ट। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ग्रे लिस्ट से अपग्रेड होने के लिए पाकिस्तान बहुत ट्राई किया था। पाकिस्तान 2-3 टेररिस्ट को इधर उधर से अरेस्ट कर लिया और बोला हम लोग बहुत बड़ा काम कर लिए। चाइना ने सपोर्ट भी दे दिया। चाइना का एजेंडा हमें पता ही है, ज़्यादा डीप नहीं जाता हूँ इस सब पे। तो पाकिस्तान यही समझिए अभी भी ग्रे लिस्ट में है। तो हमारा आंसर हमें मिल गया। ओनली 1 ही सही नजर आ रहा है इधर, क्योंकि देखो इंडिया इज ओनली ऑब्जर्वर लिखा है, ये गलत है। इंडिया ऑलरेडी मेंबर है। पाकिस्तान हैज बीन अपग्रेडेड फ्रॉम ग्रे लिस्ट, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। आंख बंद करके आप बोल सकते हो ये गलत है। तो आंसर इज ऑप्शन ये 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन ऑन मंडे लॉन्च्ड द डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियानिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज INCOIS। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 जो गलत है, क्या कह रहा है दोस्तों? डिजिटल ओशन प्रोवाइड्स ओशन इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द कंट्री अदर दैन सुनामी एयरली वार्निंग्स। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इंडियन सुनामी एयरली वार्निंग सिस्टम है जो हैदराबाद में लोकेटेड है, वो खुद ये जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियानिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने ही लगाया है। इसी के अंडर एक सिस्टम है ये, राइट। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। डिजिटल ओशन ये सुनामी अर्ली वार्निंग्स भी प्रोवाइड करता है, राइट। देखो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन ऑन मंडे लॉन्च द डिजिटल ओशन। अब डिजिटल ओशन है क्या दोस्तों? बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ डाटा मिल जाता है। क्या क्या है देखो, highway alerts, tsunami early warnings, storm surge, oil spill advisories, among others, using the state-of-art technologies and tools to get real-time information on oceanographic and marine meteorological data। तो बेसिकली आप यही समझिए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियानिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है, ये देखो ये जो है, इन्होंने अभी डिजिटल ओशन करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें ओशियानोग्राफिक डाटा जो है और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाएगा, राइट। और हमारी ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव, ब्लू इकोनॉमी मतलब जो मरीन इकोनॉमी बोलते हैं, ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं हम, राइट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 1 और 3, स्टेटमेंट 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस वाज सेलिब्रेटेड ऑन December 27। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए।
आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखते हैं दोस्तों पहले एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस वाज सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये सेलिब्रेट किया है ऑन December 27। Day is being celebrated to facilitate exchange of information, transmission of scientific knowledge and exchange best practices regionally, locally and internationally। तो बेसिकली कोविड-19 के बाद ही ये सब शुरू हुआ है। इस तरह की जब एपिडेमिक्स आता है, इसके अगेंस्ट प्रिपेयर करने के लिए सारे देश को इकट्ठा होकर काम करने की ज़रूरत है। तो ये सब की एक्सचेंज के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए इस तरह एक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है December 27 को, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस। द डे विल हेल्प टू प्रिवेंट कोविड-19 लाइक सिचुएशंस। इट विल ऑल्सो हेल्प टू इक्विप द वर्ल्ड फाइट अगेंस्ट एपिडेमिक लाइक सिनारियोज। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार हो रहा है इस तरह इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस मनाया जा रहा है। अब दोस्तों और एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO लॉन्च द एक्सेस टू कोविड टूल्स ACT एक्सेलरेटर। ये कोविड टूल एक्सेलरेटर है WHO की तरफ से। ये किसके लिए? टू डेवलप वैक्सीन एंड मैनेज द पैंडेमिक। मतलब इट्स ए कोalition लेड बाय WHO की तरफ से कोalition है वैक्सीन डेवलप करने में या पैंडेमिक मैनेज करने के लिए। एक टूल है कोविड टूल्स ACT एक्सेलरेटर। ठीक है, कोalition हैज सो फार कलेक्टेड $3.4 बिलियन। ये कोalition ने $3.4 बिलियन ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है। कलेक्टेड फंड्स आर टू बी यूटिलाइज फॉर एक्सेलरेटिंग द कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट। तो बेसिकली वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए उसकी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए WHO भी कुछ कर रहा है, जिसका नाम है कोविड टूल्स ACT एक्सेलरेटर। राइट, तो ये WHO ने लॉन्च किया है। हमारे क्वेश्चन में क्या था? स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही नजर आ रहा है हमें। स्टेटमेंट 3 में लिखा है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर इज ए प्रोग्राम टू डेवलप वैक्सीन एंड मैनेज द पैंडेमिक। इधर तक सही है। लॉन्च में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये गलत है दोस्तों, WHO लॉन्च किया है। राइट, तो स्टेटमेंट 1 क्या है? डे सेलिब्रेटेड सो एंड सो, ये तो बिल्कुल सही है। दिस द फर्स्ट टाइम इन इंटरनेशनल डे, ये भी सही है। तो हमारा आंसर है ए। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे वीडियो से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। व्यूज़ बहुत कम आ रहा है दोस्तों। इस लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।